नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का तनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सभी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हिंदुस्तान को अपना समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि दोनों देशों में जंग न छिड़ जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी आतंकवादियों को पालने की बात कबूली है। तो रक्षा मंत्री के बाद अब बिलावल भुट्टो ने कबूला पाकिस्तान का जुर्म। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान से तनाव के बीच हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई एजेंट बांग्लादेश में रच रहे साजिश, नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा दल में बड़ा फेरबदल, माइक वॉल्स को एनएसए के पद से हटाया। सीक्रेट मिलिट्री प्लानिंग लीक होने के बाद आया फैसला। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के बयान पर बवाल, कहा गजा में जीत ही सर्वोपरि, बंधकों की रिहाई नहीं। हमास के कैद में हैं कई इजरायली बंधक। और चलते चलते में देखेंगे, धरती पर गिरेगा 1972 का उपग्रह, कहीं भी हो सकती है टक्कर। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फलस्तीन, लेबनान और यमन के बाद सीरिया बना इजरायल का अगला निशाना। आईडीएफ ने राष्ट्रपति भवन पर ही कर दिया हमला। ट्रंप के प्रतिबंधों से ईरान अमेरिका के बीच बढ़ी टेंशन। ईरान बोला आर्थिक आतंकवाद की कोशिश में अमेरिका। दोनों देशों की रोम में होने वाली बैठक टली। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पहली बार गिरावट के बाद अमेरिकी संसद में ट्रंप टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव पेश। जेडी वेंस के वोट से 50-49 से गिरा प्रस्ताव। बाल सुरक्षा कार्यक्रमों में शोध को समाप्त करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन। कई एजेंसियां और विभाग किए जा रहे बंद। गलती से लीक ईमेल से हुआ खुलासा। तो पाकिस्तान में खौफ का मंजर दिखाई दे रहा है। इस बात का डर दिख रहा है कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है, और इसके चलते पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के सामने जाकर हिंदुस्तान को रोकने की अपील कर रहा है। ओआईसी की बैठक में उसने हिंदुस्तान पर युद्ध उन्माद के आरोप लगाए, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के नेता ही उसकी पोल भी खोल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कबूल किया था कि उनके देश ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए आतंकवादियों को पैदा किया। और अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हिंदुस्तान को धमका रहे थे, उन्होंने भी आसिफ की बात का समर्थन कर दिया है। बिलावल भुट्टो से ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर जवाब में बिलावल ने कहा कि जहां तक रक्षा मंत्री की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बात सीक्रेट है कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। इसका नतीजा रहा कि हमें भुगतना भी पड़ा है। हमारे यहाँ कट्टरता की लहर पैदा हुई है। इसका नतीजा हुआ कि हमने भुगता। यह सच है कि पाकिस्तान का एक कट्टरता का इतिहास रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं। यानी पाकिस्तान के नेता ही ये बात कह रहे हैं कि जो दावे हिंदुस्तान की तरफ से लंबे वक्त से किए जा रहे हैं वो सच थे। दुनिया के जो देश हिंदुस्तान के दावों पर सवाल उठाते थे, अब उनके सामने हकीकत खुलकर आ गई है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने हिंदुस्तान में हुए हमले को लेकर साफ कर दिया कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान पहलगाम हमले का ऐसा जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की नौबत ना आए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान, अगर वो किसी रूप में जिम्मेदार है, तो हिंदुस्तान के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहयोग करेगा। वेंस ने संकेत दिया है कि हिंदुस्तान कार्रवाई कर सकता है, और इसका डर पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने 29 जिलों में कुल 50 इलेक्ट्रिक सायरन की व्यवस्था की है। दरअसल हवाई हमले की जानकारी मिलते ही सायरन बजते हैं, जिसका संकेत होता है कि जो भी जहां है वो सुरक्षित ठिकाना खोज ले या फिर बाहर ना निकले। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा डर हिंदुस्तान के हवाई हमले को लेकर ही लग रहा है। इस बीच हिंदुस्तान की वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपने फाइटर प्लेन के साथ टच एंड गो का अभ्यास किया। टच एंड गो का यह अभ्यास आपात परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे पर विमान को उतारने और वहां से उड़ान भरने की ड्रिल है। इस ड्रिल में मिराज 2000, C-130J जैगुआर, राफेल, सुखोई 30 मार्क 1 ने भाग लिया। रात को भी यह अभ्यास किया जाएगा। हिंदुस्तान की तैयारियों को देखने के बाद संकेत ये मिल रहा है कि उसकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। हिंदुस्तान से टकराव लेना बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है।
और अब तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि जो हाल बांग्लादेश में शेख हसीना का हुआ, वो ही मोहम्मद यूनुस का भी होने वाला है। हसीना को तो हिंदुस्तान ने शरण दे दी, लेकिन यूनुस को कहीं भी शरण नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यूनुस कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता पर बने रहें, लेकिन अपने शासनकाल में वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। अब कहा जा रहा है कि बिना चुनाव कराए 7 महीने से बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल लंदन में इलाज करा रही खालिदा जिया ने मुल्क लौटने का फैसला किया है। 5 मई को खालिदा लंदन से बांग्लादेश लौट रही हैं। पूर्व पीएम खालिदा बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख है। खालिदा के मुल्क लौटने की खबर से यूनुस टेंशन में दिख रहे हैं, क्योंकि बीएनपी को लगता है कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो वो सत्ता में आ जाएगी, यानी यूनुस की कुर्सी छिन जाएगी, जिसके चलते वो परेशान दिख रहे हैं। और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अगर यूनुस चुनाव कराने को तैयार नहीं होते हैं तो बांग्लादेश में एक और बड़ा आंदोलन हो सकता है, और इससे बचने के लिए यूनुस हिंदुस्तान के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, और ये दांव भी उन पर ही भारी पड़ेगा, ये भी तय माना जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस ने अब पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। आईएसआई का मकसद हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगाववादियों को हथियार की सप्लाई करना और घुसपैठ को बढ़ावा देना है। एक दिन पहले यूनुस के करीबी रिटायर्ड मेजर जनरल एएलएम फजलुर रहमान ने भी विवादित बयान दिया कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने चीन के साथ सैन्य सहयोग की भी बात की। पहले भी यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर बयान दिया था, जिसकी कड़ी निंदा हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि उनका इरादा कब्जे का नहीं बल्कि एकीकरण का था। ये सारी घटनाएं सवाल उठा रही हैं कि क्या हिंदुस्तान को अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी नया मोर्चा खोलना पड़ेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल में बड़ा फेरबदल किया है। माइक वॉल्स, जो अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का नया राजदूत बना दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की है। माइक वॉल्स की जगह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वॉल्स ही नहीं, उनके सहयोगी और अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एलेक्स वोंग को भी उनके पद से हटा दिया गया है। ट्रंप सरकार के इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे चैट लीक मामले में माइक वॉल्स के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यमन में हुतियों के ठिकानों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। मार्च में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने एक मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर ग्रुप बनाया था। वॉल्स ने इस ग्रुप को बनाने के बाद इसमें ट्रंप प्रशासन के 18 शीर्ष अधिकारियों को जोड़ा। इसके साथ ही मैसेज भेजने के दौरान वॉल्स ने गलती से जेफरी गोल्डबर्ग नाम के एक पत्रकार को उस चैट ग्रुप में जोड़ लिया, जिसके कारण उनकी सीक्रेट मिलिट्री प्लानिंग लीक हो गई। ये एक बड़ी राजनीतिक चूक थी और माइक वॉल्स कड़ी जांच के घेरे में आ गए। इस खुलासे के बाद वॉल्स पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया था और अब उन्हें एनएसए के पद से हटा दिया गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में वॉल्स को साफ कह दिया गया था कि अब उनका समय खत्म हो गया है। आपको बता दें कि वॉल्स ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस छोड़ने वाले पहले सीनियर अफसर हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 4 एनएसए बदले थे। पहले सलाहकार जनरल मैकमास्टर तो सिर्फ 22 दिन ही पद पर रह पाए थे, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें नए एनएसए की नियुक्ति पर टिकी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात इजराइल की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू मुश्किलों से घिरे हुए हैं। नेतन्याहू को लेकर लंबे वक्त से यह दावा किया जा रहा है कि गजा युद्ध के सहारे वो पीएम पद पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि कई मामलों में वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले भी शामिल हैं, और इनमें इजराइल की कोर्ट सुनवाई भी कर रही है। अगर ये जंग समाप्त हो जाती है तो नेतन्याहू को कई जांचों का सामना करना होगा, और ये तय माना जा रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी जाने के साथ ही उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले शांति आए, युद्ध खत्म हो। लेकिन नेतन्याहू के बयान से साफ हो गया है कि वो शांति नहीं, युद्ध चाहते हैं, और अब उन्होंने इसका खुलासा भी कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि गजा से बंधकों की वापसी उनकी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि युद्ध में जीत हासिल करना उनके लिए सबसे बड़ा और सर्वोपरि लक्ष्य है। नेतन्याहू का यह बयान इजराइल में बड़ा बवाल पैदा कर सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ डील करने का दबाव नेतन्याहू पर बनाया जा रहा है।
वहीं हमास की तरफ से भी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव इजरायल को दिया गया है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई की बात कही गई है, लेकिन बदले में 4-5 साल तक युद्ध विराम की मांग की गई है। लेकिन इजरायल इसके लिए तैयार नहीं है और अब नेतन्याहू के बयान से साफ हो गया है कि इजरायल के पीएम को अपने लोगों की चिंता ही नहीं है। उन्हें गजा पर जीत चाहिए और इसके लिए इजरायल अब तक कई बेकसूरों की जान ले चुका है। अब तक गजा में 52,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजरायल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि गजा में किसी भी तरह की सहायता पहुंचाने पर रोक जारी रहेगी। गजा में खाने के सामान की भारी किल्लत पैदा हो गई है। इजरायल की नाकेबंदी के चलते यूएन की तरफ से भेजी जा रही खाद्य सामग्री भी गजा नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण से वहां बेहद परेशान करने वाले हालात पैदा हो गए हैं। यूएन की तरफ से इजरायल से डिमांड की गई है कि वो खाद्य सामग्री पर लगाई गई रोक को हटा दे, नहीं तो गजा के हाल बेहद खराब हो जाएंगे। और अब चलते चलते में बात करेंगे 53 साल पुराने सोवियत अंतरिक्ष यान की धरती पर होने वाली वापसी की। दरअसल 1972 में सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह के लिए कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। वेनरा कार्यक्रम का हिस्सा ये यान शुक्र की सतह से डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि तकनीकी खराबी ने इसे शुक्र तक पहुंचने से रोक दिया और ये पृथ्वी की कक्षा में ही फंस गया। अब 53 साल बाद ये यान अनियंत्रित रूप से धरती पर लौटने को तैयार है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 10 मई 2025 के आसपास वायुमंडल में प्रवेश करेगा। कॉस्मोस 482 का 495 किलोग्राम वजनी लैंडर शुक्र के 460 डिग्री सेल्सियस तापमान और भारी दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। लॉन्च के दौरान सोयूज रॉकेट में खराबी के कारण यह कक्षा में अटक गया। इसका मुख्य हिस्सा 1981 में जल गया, लेकिन लैंडर अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिक मार्को लैंगब्रोक के मुताबिक ये लैंडर 242 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी पर टकरा सकता है, जैसा कि कोई उल्का पिंड। इसकी 52 डिग्री कक्षा के कारण ये यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी गिर सकता है। हालांकि पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र होने से इसके महासागर में गिरने की भी संभावना अधिक है। खतरा कम है, लेकिन अगर ये बरकरार सतह पर गिरता है तो नुकसान मुमकिन है। वैज्ञानिक इसकी गति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और सूरज की गतिविधि अनुमान को जटिल बना रही है। कॉस्मोस 482 की कहानी अंतरिक्ष अनुसंधान के जोखिमों और रोमांच को दर्शाती है। ये यान जो कभी शुक्र के रहस्य खोलने निकला था, अब पृथ्वी पर एक रहस्यमयी वापसी कर रहा है। वैज्ञानिक इसे ट्रैक कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये समुद्र में ही गिरेगा। 1972 में इसके कुछ हिस्से न्यूजीलैंड में गिरे थे। इसे heavensabove.com पर ट्रैक किया जा सकता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।